आज मैं बात करूंगा 10 ऐसे नेताओं के बारे में जिन्होंने 2020 में एक ख़ास कम्युनिटी को टारगेट करते हुए हेट स्पीच दिए और इतनी गिरी हुई ज़बान का इस्तेमाल किया जो किसी भी सभ्य समाज को शोभा नहीं देता। इस तरह की ज़बान किसी भी सिविलाइज्ड सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। जिन लोगों ने हेट स्पीच दिए हैं वो कोई छोटे मोटे गली के नेता नहीं हैं, बल्कि काफ़ी पावरफुल पोजीशन पे बैठे हुए हैं और जिनकी आवाज़ देश और दुनिया तक पहुंचती है। इनमें से कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, कुछ लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं और कुछ तो चीफ मिनिस्टर्स हैं, और यही लोग हमारे लिए कानून भी बनाते हैं। ज़रा सोचिए, जिनके दिलों में इतनी नफ़रत हो और वही लोग सभी के समान अधिकार, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा दे, तो यकीन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है और साथ ही उनके दोहरे रवैये को भी दर्शाता है। चलिए देखते हैं आखिर वो 10 महापुरुष कौन है जिसने 2020 में अपनी ज़बान से हमारे देश को शर्मिंदा किया था। गद्दारों को गोली मारो, सालों को देश के गद्दारों को पीछे तक आवाज आनी चाहिए, गिरिराज जी को सुनाई दे। देश के गद्दारों को। ये हैं अनुराग ठाकुर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फॉर फाइनेंस। जनवरी 2020 में दिल्ली के अंदर इलेक्शन चल रहे थे। उसी दौरान हज़ारों की भीड़ में ये नारा दिया गया था, जबकि स्टेज पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी मौजूद थे। ये लोग आपके घरों में घुसेंगे, आपकी बहन बेटियों को उठाएंगे, उनको रेप करेंगे, उनको मारेंगे। इसलिए आज समय है। कल मोदी जी नहीं आएंगे बचाने, कल अमित शाह जी नहीं आएंगे ये भी दिल्ली असेंबली इलेक्शन 2020 की ही बात है, जब दिल्ली के अंदर एंटी सीए प्रोटेस्ट चल रहे थे और साथ ही प्रवेश वर्मा ने ये धमकी भी दे डाली कि वो उन सभी मस्जिदों को भी गिरा देंगे जो उनके एरिया में सरकार की ज़मीन पे बनी हुई है। उनको पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है की यात्रा अब निकलने वाली है। यूपी के सीएम ने ये बयान लव जिहाद को लेकर दिया था, एक ऐसा टर्म जिसका कोई डेफिनेशन नहीं है, ग्राउंड पे जिसकी कोई रियलिटी नहीं है, लेकिन फिर भी एक कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए इस पर कानून तक बना दिया जाता है। इस कानून को कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस की कैटेगरी में रखते हुए 10 सालों तक की सज़ा का प्रावधान रख दिया जाता है, जबकि आज की डेट में आपको मालूम है कि इस कानून का कितना गलत इस्तेमाल हो रहा है। एक मुख्यमंत्री के तौर पे अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के एलजी अनिल बैजल को एफआईआर लिखवाने के लिए कहा निज़ामुद्दीन मरकज़ के ऑर्गेनाइज़र के ख़िलाफ़, और साथ ही साथ रेगुलर अपडेट्स दिए गए कि कितने लोग मरकज़ की वजह से कोविड-19 से अफेक्टेड हुए हैं। जबकि हाई कोर्ट ने यहाँ तक कहा है कि जमात के लोगों को बलि का बकरा बनाया गया था और सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए जमात के लोगों का इस्तेमाल करते हुए एक महामारी को कम्युनल रंग देने की कोशिश कर रही थी, जिसमें वो बहुत हद तक कामयाब भी रहे। लेकिन इन सभी के बीच एक कम्युनिटी का जो नुकसान हुआ है, क्या उसकी भरपाई मुमकिन है? हेमंत बिस्वा शर्मा कहते हैं कि अगर बीजेपी 2021 में आसाम में जीत जाती है तो वो दोबारा एनआरसी कराएंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आसाम में एनआरसी हो चुका है, जिसके बाद तकरीबन 20 से 21 लाख लोगों का नाम एनआरसी में नहीं आया है, जिसमें से अप्रॉक्स 15 लाख हमारे हिंदू भाई हैं। तो अगर देखा जाए तो बीजेपी का जो एनआरसी दाव आसाम में वो खेल रही थी वो उल्टा पड़ चुका है। तो अब वो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे थे, उन्होंने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया है, इसलिए वो दोबारा एनआरसी कराएंगे। तो आप समझ सकते हैं उनका मकसद एनआरसी नहीं कुछ और है। तेजस्वी सूर्या का मानना है कि अगर स्टेट पर किसी नॉन हिंदू का कंट्रोल रहता है तो हम अपने धर्म की रक्षा नहीं कर सकते, हमारे मंदिर तोड़ दिए जाएंगे। मतलब ये कि मेजॉरिटी कम्युनिटी को माइनॉरिटी कम्युनिटी से डराया जा रहा है और इस पर कुछ लोग यकीन भी कर लेते हैं। ये सिर्फ हमारे ही देश में मुमकिन है। हमारे धर्मशास्त्रों में समाज की व्यवस्था के लिए 4 वर्ग तय किए गए थे। क्षत्रिय को क्षत्रिय कह दो बुरा नहीं लगता, ब्राह्मण को ब्राह्मण कह दो बुरा नहीं लगता, वैश्य को वैश्य कह दो बुरा नहीं लगता, शूद्र को शूद्र कह दो बुरा लग जाता है। कारण क्या है? क्योंकि ना समझी है, क्योंकि
प्रज्ञा ठाकुर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। 12 दिसंबर 2020 को मध्य प्रदेश के सीहोर में एक क्षत्रिय महासभा ऑर्गेनाइज कराई जाती है, जिसमें प्रज्ञा ठाकुर वर्ना सिस्टम की बात करती हैं, जो हिंदू समाज को 4 हिस्सों में बांटता है, जिसे आज के दौर में हाईली डिस्क्रिमिनेटरी कास्ट सिस्टम माना जाता है। बंगाल बीजेपी चीफ दिलीप घोष ने तृणमूल कांग्रेस के पार्टी वर्कर्स और सपोर्टर्स को धमकी देते हुए कहा है कि उनके पास 2 ऑप्शन है, अस्पताल या फिर शमशान। और ये धमकी होम मिनिस्टर अमित शाह के बंगाल दौरे के 2 दिन बाद दी गई थी। ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। ठीक है। ये हैं कपिल मिश्रा, ना तो एमपी हैं ना एमएलए हैं, लेकिन फिर भी अपने इन्हीं कारनामों की वजह से काफ़ी पॉपुलर लीडर हैं। और साथ में ये भी ध्यान रखिएगा कि ये सारी बातें कपिल मिश्रा ने पुलिस की मौजूदगी में कही थी। कोमाराम भीम एक ट्राइबल लीडर थे, जिनके ऊपर मशहूर डायरेक्टर एस राजामौली ने फिल्म बनाई थी। संजय कुमार ने थिएटर जलाने की धमकी सिर्फ इस बात पर दे दी क्योंकि फिल्म के अंदर इस किरदार को मुस्लिम लिबास पहने हुए दिखाया गया था, जबकि कोमाराम भीम तेलंगाना के गोंड ट्राइब से ताल्लुक़ रखते थे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इन नेताओं पर कार्रवाई तो ज़रूर हुई होगी, तो आपकी ये गलतफहमी भी दूर किए देते हैं कि इन नेताओं में से किसी पर भी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस से लेकर अदालत तक सभी को लगता है कि ये तो नॉर्मल है, तो सज़ा कैसी। ऐसे तो हमारे देश में अलग अलग जगह से नफ़रत की आवाज़ें आती रहती हैं, तो सभी को इस वीडियो में शामिल कर पाना मुश्किल है। लेकिन हाँ, अगर आपको लगता हो कि मैंने किसी लीडर को मिस कर दिया है जिसने 2020 में इसी तरह का बयान दिया है, तो आप कमेंट सेक्शन में उसे ज़रूर मेंशन कीजिए। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी सोशल मीडिया के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो आप ज़रूर चेक कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।